हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम लवर पर। और हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। तो इसके अंतर्गत देखिए आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने सिंध के ऊपर अपनी विजय प्राप्त की। सिंध को किस प्रकार से उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत मिलाया था। आज का जो हमारा टॉपिक है उससे ही संबंधित है। तो देखिए, टॉपिक को प्रारंभ करने से पहले आप यहाँ पर जो मैप बना हुआ है, यहाँ पर सिंध की लोकेशन को देख सकते हैं। तो सिंध जो है वो देखिए यहाँ पर गुजरात और राजस्थान की सीमाओं को टच करता है। अगर आज के समय काल में बात की जाए तो देखिए जो सिंध है वो पाकिस्तान का एक हिस्सा है। अगर इसकी बात करें तो देखिए आज़ादी से पहले तक, यानी कि 1947 से पहले तक जो सिंध है वो भारत का एक अभिन्न हिस्सा हुआ करता था। लेकिन विभाजन के बाद क्या हुआ कि ये पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान प्रांत के अंदर चला गया। तो ये तो हो गया सिंध और इसकी लोकेशन क्या है। तो देखिए अब यहाँ पर बात करेंगे कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने सिंध को अपने साम्राज्य के अंदर शामिल किया था। लेकिन इस टॉपिक को प्रारंभ करने से पहले आपको देखिए थोड़ा सिंध के बारे में जानना होगा कि वहाँ पर कौन शासन करता था, किस प्रकार से वहाँ पर जो सत्ता थी वो कमज़ोर हो गई कि जो अंग्रेज है उन्होंने इसको अपने साम्राज्य के अंतर्गत मिला लिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक और देखते हैं सिंध विजय के बारे में। तो देखिए अगर बात की जाए अंग्रेजों के सिंध विजय के विषय में, तो हमें थोड़ा सा बैक में चलना होगा, पीछे की तरफ चलना होगा। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, देखिए जो अफ़गानिस्तान का शासक था अहमद शाह अब्दाली, उसके बारे में। तो अहमद शाह जो अब्दाली है ये आपके बारे में कोई नया नाम नहीं है। आपको पता होगा पानीपत के तीसरे युद्ध के बारे में, जो कि किन किन के बीच में लड़ा गया था। मराठा और जो अफ़गान शासक था, जो दुरानी एम्पायर का जो शासक था उसका क्या नाम था, अहमद शाह अब्दाली, उसके बीच में लड़ा गया था। अहमद शाह अब्दाली ने ये जो आक्रमण किया था ये लूटपाट के उद्देश्य से किया था। इस युद्ध के अंदर मराठा जो है वो पराजित हो गए थे और मराठाओं की जो शक्ति वो पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। उसके बाद देखिए वो मराठा इतने कमज़ोर हो गए थे कि अंग्रेज़ों ने उसी स्थिति का फ़ायदा करते हुए क्या उठाया था कि 1818 ईस्वी तक जो ये मराठा महासंघ था इसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। और ये जो मराठा वाला क्षेत्र था इसको भी क्या था, अपने ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत शामिल कर लिया था। तो उसी अहमद शाह अब्दाली की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए ये जो सिंध प्रांत था उस समय काल में, ये जो अहमद शाह अब्दाली है उसके साम्राज्य के अंतर्गत आता था। या हम कह सकते हैं डायरेक्टली कि जो अफ़गानिस्तान है उसके अंतर्गत ये आता था। ये क्षेत्र कौन सा, सिंध प्रांत। तो उसी काल में देखिए यहाँ पर जो राजा राज करते थे, जो शासक यहाँ पर हुआ करते थे, तो वो कौन होते थे, कालोरा शासक का यहाँ पर राज हुआ करता था। तो कालोरा ये शासक हो गए यहाँ पर। उसके बाद अगर बात की जाए तो देखिए आपने यूरोपियन का ये जो आगमन हुआ था भारत के अंदर, तो उसके अंतर्गत आप पढ़ चुके हैं कि जो अंग्रेज है वो भारत के अंदर आ गए थे। और यहाँ पर देखिए उन्होंने अपनी जो पहली व्यापारिक फैक्ट्री की स्थापना 1613 ईस्वी में सूरत के अंदर कर दी। उसके बाद देखिए जो मुग़ल बादशाह है शाहजहाँ, उसके द्वारा भी ये जो अंग्रेज है इनको विशेष अनुमति दी गई थी कि ये जो सिंध वाला क्षेत्र है यहाँ पर जो बंदरगाह हैं उनका उपयोग ये कर सकते हैं अपने अनुसार। देखिए जब जिस समय की हम बात कर रहे हैं 1630 ईस्वी की शाहजहाँ की, तो उस समय काल में ये जो हिस्सा है वो मुग़ल साम्राज्य के अंतर्गत आता था। बाद में तो जैसे औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी, जो मुग़ल जब सत्ता कमज़ोर हो गई थी, बाद में यहाँ पर क्या है अफ़गानिस्तान वगैरह का शासन कायम हो गया था। तो यहाँ पर सिंध के अंदर अनुमति दी अंग्रेज़ों को शाहजहाँ ने क्या कि यहाँ की जो बंदरगाह है वो यहाँ पर उनका उपयोग कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको अंग्रेज़ों के विषय में बताया कि जो सिंध है यहाँ पर जो अंग्रेज है उनकी कोई नई नई दृष्टि यहाँ पर नहीं पड़ी थी काफ़ी समय काल से। यानी कि आप देख रहे हैं कि 1630 ईस्वी में ही उनको एक विशेष अनुमति मिल चुकी थी कि यहाँ पर वो क्या कर सकते हैं, यहाँ के बंदरगाहों का उपयोग कर सकते हैं, यहाँ पर व्यापार कर सकते हैं। अगर देखिए इनकी व्यापारिक फैक्ट्री की स्थापना की जाए कि अंग्रेज़ों ने सिंध के अंदर अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री की स्थापना कब की थी, तो ये बात है 1758 ईस्वी की। जबकि मैंने यहाँ पर बताया कि कौन से शासकों का राज है, कालोरा शासकों का राज है। तो एक कालोरा शासक था जिसका कि नाम क्या था, गुलाम शाह था। उसने अंग्रेज़ों को अनुमति दी थी कि वो यहाँ पर सिंध के अंदर क्या है अपनी फैक्ट्री की स्थापना कर सकते हैं। तो ऐसा इसके चलते 1758 ईस्वी में यहाँ पर अंग्रेज़ों की फैक्ट्री की स्थापना हो गई थट्टा के अंदर, जो कि कहाँ पर है, सिंध के अंदर है।
और ये देखिए फैक्ट्री की स्थापना तो की, इसके अलावा कालोरा जो शासक थे उन्होंने क्या किया कि जो अन्य यूरोपियन कंपनियां थी उनको क्या किया, सिंध से बाहर कर दिया था। यानी कि अंग्रेजों को एक किस्म से विशेषाधिकारी भी मिल गया था इस चीज़ के लिए। उसके बाद देखिए क्या हुआ, 1775 ईस्वी के अंदर जो तत्कालीन शासक यहाँ पर बना, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिंध की, तो 1775 में यहाँ पर जो शासक था उसका नाम क्या था, सरफराज खान था। तो उसका देखिए अंग्रेजों के साथ कोई विवाद हो गया था, तो उस विवाद के चलते क्या हुआ था कि यहाँ से ये जो फैक्ट्री है इसको बंद कर दिया गया 1775 ईस्वी में। तो कह सकते हैं कि सिंध के अंदर जो अंग्रेजों की फैक्ट्री है वो 1758 ईस्वी के अंदर प्रारंभ हुई और 1775 ईस्वी के अंदर इस फैक्ट्री को बंद कर दिया गया। तो देखिए इसी समय काल के अंदर 1775 के आसपास ही अब यहाँ पर देखिए जो बलूचिस्तान वाला एरिया है पाकिस्तान का, वहाँ पर क्या है, एक जो पहाड़ी जनजाति है उसका नाम क्या है, तालपुरा। तो पहाड़ी जनजाति जो तालपुरा है उसने क्या किया कि जो कि पहाड़ों पर निवास करती है, तो पहाड़ वगैरह को छोड़कर वो कहाँ पर आ गए, जो सिंधु घाटी का मैदान था, यानी कि जो सिंध का क्षेत्र था, मैदानी क्षेत्र था, वहाँ पर आकर वो जनजाति जिसको कि हम क्या बोल रहे हैं, तालपुरा, वो बस गई। कहाँ पर आकर, सिंध के मैदानी क्षेत्रों में, तो यहाँ पर बस गई। अब ये देखिए जो तालपुरा जनजाति थी ये क्या थी, ये देखिए एक तो क्या थे, प्राकृतिक रूप से ही लड़ाके थे यानी कि सैनिक टाइप में थे, हर प्रकार से युद्ध लड़ने में ये सक्षम थे। उसके अलावा अगर बात की जाए तो देखिए हर परिस्थितियों के हिसाब से ये ढले हुए थे। तो इस प्रकार से देखिए ये यहाँ पर आकर बस गए ये जनजाति तालपुरा। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो तालपुरा जनजाति है इसने अपने साम्राज्य का विस्तार करना प्रारंभ कर दिया। इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार करना प्रारंभ कर दिया। अगर बात की जाए तो देखिए 1783 ईस्वी तक इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो सिंध प्रांत है उसको पूरी तरह से अपने कब्जे के अंदर ले लिया। अगर पूछा जाए कि देखिए ये इन्होंने कब्जे के अंदर ले लिया था तो किस प्रकार से लिया था, यहाँ पर देखिए मीर बंधु थे, यानी कि कुछ भाई थे, 4 भाई, जिनको कि हम सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, मीर बंधु कहते हैं। जिसके अंदर से अगर बात की जाए जो प्रमुख व्यक्ति था उसका क्या नाम था, मीर फतेह खान था। तो उसके नेतृत्व में इन्होंने क्या किया, जो कालोरा शासक है उनको पराजित कर दिया और यहाँ पर क्या किया, अपना राज कायम कर लिया सिंध के अंदर। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 1783 ईस्वी तक जो कालोरा सरदार है उनका पूरी तरह से दमन कर दिया गया मीर फतेह खान और उसके भाइयों के द्वारा। और यहाँ पर सिंध के अंदर किनका साम्राज्य कायम हो गया, जो तालपुरा जनजाति है उनका पूरी तरह से यहाँ पर कब्जा हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए अब कब्जा हो गया किनका, तालपुरा जनजाति का, या हम कह सकते हैं मीर फतेह खान का। तो मीर फतेह खान जो है उसने अपने आप को यहाँ पर शासक घोषित कर दिया। और देखिए यहाँ पर शासक बनने के बाद तो मैंने आपको बताया कि जो ये सिंध वाला क्षेत्र है ये अफगानिस्तान के अंडर में आया करता था। अफगानिस्तान को ये कर भी अपना कर या राजस्व दिया करता था। इसके अलावा देखिए जो मीर फतेह खान जब यहाँ का शासक बना तो उसके लिए उसने क्या किया, जो अफगानिस्तान का जो शासक था उससे अनुमति प्राप्त की। तो अफगानिस्तान का जो शासक था उसने इसको अनुमति दे दी कि ठीक है, तुम आज से क्या हो, सिंध के नए शासक घोषित किए जाते हो, तुम और भाई जो तुम्हारे भाई है उनके साथ मिलकर क्या करो, यहाँ पर राज करो सिंध के अंदर। तो देखिए जो मीर फतेह खान था और उसके जो भाई, मैं आपको बता रहा हूँ 3 भाई थे, तो इनको सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, मीर बंधु भी कहा जाता है, मीर मित्र भी कह देते हैं, या फिर मीर यार भी कहा जाता है इनको। तो इस प्रकार से इन्होंने अपना साम्राज्य वहाँ पर स्थापित किया और पूरी तरह से साम्राज्य का विस्तार किया और इनका राजपाट जो है वो काफ़ी अच्छे से चल रहा है। तो ये राजपाट अच्छे से चल ही रहा था कि तभी क्या हुआ, 1800 ईस्वी के अंदर, जिसकी हम बात कर रहे हैं, मीर फतेह खान जो कि क्या था, शक्तिशाली शासक था सिंध का, उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु के बाद देखिए क्या हुआ कि ये जो साम्राज्य था, ये जो सिंध साम्राज्य था, जो कि किसने भाई इन कलौरा शासकों से जो छीना था और उसका विस्तार किया था, तो फतेह खान की मृत्यु के बाद क्या हुआ, उस साम्राज्य को जो ये 3 भाई बच गए हैं उन्होंने क्या किया, आपस में बराबर बांट लिया। इसके अंदर देखिए जो प्रमुख भाग इन्होंने बनाए सिंध के अंदर वो क्या थे, हैदराबाद था, खैरपुर और मीरपुर, ये 3 भाग थे। हैदराबाद, यहाँ पर हैदराबाद के निजाम वाले हैदराबाद की बात नहीं हो रही, यहाँ पर पाकिस्तान वाले क्षेत्र में भी हैदराबाद है उसके बारे में बात की जा रही है, जो कि सिंध प्रांत के अंदर आता है। और देखिए सिंध की वो राजधानी भी हुआ करती थी हैदराबाद उस समय काल के अंदर। तो तीनों भाइयों ने क्या किया, अपना अपना साम्राज्य बांट लिया। अब ये सम्मिलित रूप से नहीं है तो इनकी जो शक्ति है वो भी क्या है, काफ़ी कम हो गई है, कमज़ोर हो गई। पहले एकता में रहा करते थे तो शक्ति ज़्यादा थी,
अब राज्य भी इन्होंने विभाजित कर लिया, इनके बीच में आपस में कोई मतभेद भी हैं, डिस्प्यूट भी पैदा हो गए साम्राज्य विभाजन को लेकर। तो इससे क्या है, जो उनकी शक्तियां हैं वो आपस के अंदर बट गई है और अब ये इतने शक्तिशाली यहाँ पर नहीं रह गए। तो ये तो पोजीशन हो गई 1800 ईस्वी तक, किसकी हम बात कर रहे हैं, सिंध की पोजीशन तो ये हो गई। और यहाँ पर देखिए अगर बात की जाए अंग्रेजों की यहाँ पर क्या स्थिति है, तो अंग्रेजों ने देखिए क्या किया सिंध के अंदर। मैंने आपको बताया था कि 1758 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था, थट्टा के अंदर एक फैक्ट्री की स्थापना की थी। किसके कहने पर, कालोरा शासक था, गुलाम शाह की अनुमति से यहाँ पर फैक्ट्री की स्थापना कर दी। उसके बाद 1775 ईस्वी में जो सरफराज खान जो शासक था, उससे अंग्रेजों का मतभेद हो गया, उसने अंग्रेजों की कोठी यहाँ से हटा दी। उसके बाद देखिए 1799 ईस्वी में जो ये मीर यार मैं जिनको कह रहा हूँ, ये भाई जब यहाँ पर शासक थे, तो अंग्रेजों ने क्या किया, अपने यहाँ पर दूत मंडल भेजे फैक्ट्री की स्थापना के लिए या फिर अन्य व्यापारिक सुविधाएं हासिल करने के लिए, लेकिन इनको कुछ भी नहीं मिला यहाँ से। उसके बाद 1800 ईस्वी के अंदर देखिए अंग्रेजों का जो था वो मीर बंधुओं से विवाद हो गया था, तो उसके चलते क्या हुआ, इनको अंग्रेजों को यहाँ से सिंध प्रांत से भगा दिया गया। अब देखिए 1800 ईस्वी तक भारत के अंदर क्या पोजीशन है। भारत के अंदर आपको पता है कि देखिए प्लासी का युद्ध हो चुका है, बक्सर का युद्ध हो चुका है, और इसके युद्ध के बाद जो बंगाल का क्षेत्र है वो अंग्रेजों के कब्जे में आ चुका है। उसके बाद देखिए ये वांडीवास या कर्नाटक युद्ध वगैरह हो चुके हैं। उसके तहत क्या है, जो कर्नाटक वाला क्षेत्र है जो कि फ्रांसीसियों के कब्जे में था, वो भी अब अंग्रेजों के कब्जे में आ चुका है। उसके बाद देखिए वो जो मैसूर का क्षेत्र है उसको भी अंग्रेजों ने अपने कब्जे के अंदर ले लिया है। और इस समय जो भारत के अंदर गवर्नर जनरल है 1800 ईस्वी की अगर बात करें, तो देखिए वो लॉर्ड वेलेजली है, और उसकी सहायक संधि काफ़ी सारे राज्यों ने स्वीकार कर ली है। उससे क्या है कि जो ब्रिटिश सत्ता है उसका देखिए जो आकार है वो काफ़ी बढ़ चुका है। उनकी जो नज़र है वो सिंध के ऊपर काफ़ी समय तक है, लेकिन देखिए इस समय काल तक क्या है कि वो व्यस्त है इन अन्य राज्यों के साथ। ठीक है, आप देख रहे हैं 1757 ईस्वी से लेकर वो लगातार युद्ध करने में बिजी हैं भारत के अंदर अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए। इसीलिए क्या है वो सिंध को ज़्यादा मतलब सीरियसली नहीं ले रहे हैं। ठीक है, अभी भारत के अंदर ही जो क्षेत्र है मैसूर, इनकी तरफ इनका ध्यान है। तो 1599 ईस्वी में जो मैसूर है वो भी पूरी तरह से अंग्रेजी सत्ता के अधीन आ गया। अब भारत के अंदर जो यहाँ पर देखिए मेन जो प्रतिद्वंदी उनका बचा हुआ है वो कौन है, मराठे हैं। मराठे जो है वो अभी क्या है, ठीक ठाक स्थिति के अंदर है अंग्रेजों के लिए। तो उसको प्राप्त करने के बाद हम देखेंगे कि जो अंग्रेज है वो पूरी तरह से उनका ध्यान कहाँ पर केंद्रित हो जाता है, सिंध और जो पंजाब का क्षेत्र है वहाँ पर केंद्रित हो जाता है। उसके बाद ये देखिए किस प्रकार से सिंध को अपने कब्जे के अंदर लेंगे। तो अभी तक यही है कि ये भारत के अंदर युद्ध लड़ने में व्यस्त हैं, इसीलिए जो इनका ध्यान है वो सिंध के अंदर नहीं जा रहा है अभी। तो देखिए सिंध जो है वो उस समय की, जिस समय की हम बात कर रहे हैं, तो ये भारत का ही हिस्सा है, भारत के अंदर ही था ये पाकिस्तान वर्तमान और ये सब कुछ। तो मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि भारत के अंदर बीजी थे, यानी कि उन क्षेत्रों के अंदर बीजी थे। तो देखिए क्या हुआ 1800 ईस्वी तक, क्या हुआ मैंने बताया कि जो अंग्रेज है उनको सिंध से भगा दिया गया। उसके बाद देखिए क्या हुआ, 1807 की घटना है। नेपोलियन के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो फ्रांसीसी क्रांति है वो प्रारंभ हो चुकी है। 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति चल रही है। उसके आदर्श वाक्य क्या थे, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। तो इसमें आपको पता है कि जो नेपोलियन है वो ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ लड़ता हुआ जा रहा है, और जो ब्रिटिश क्षेत्र है उनको यानी कि आज़ाद करवा रहा है। जहाँ भी ब्रिटिशर्स है उनके ऊपर आक्रमण कर रहा है। तो इसी के चलते 1807 के अंदर क्या हुआ कि नेपोलियन ने देखिए यहाँ पर आक्रमण किया रूस के ऊपर। तो रूस का जो सम्राट था अलेक्जेंडर प्रथम, उसके और नेपोलियन के बीच में क्या होता है, एक संधि हुई जिसे कि हम तिलसित की संधि के नाम से भी जानते हैं। तो ये देखिए जो तिलसित की संधि हुई थी, इसके अंदर दो, यानी कि आप कह सकते हैं मुख्य रूप से दो समझौते किए गए थे। एक तो हो गया जैसे कि ये मैंने बताया रूस का जो सम्राट था अलेक्जेंडर प्रथम, इसके साथ हो गया, और दूसरा पर्सिया के साथ भी समझौता किया गया था। अब जो ये समझौता किया गया है रूस के अलेक्जेंडर के साथ, तो इसमें क्या समझौता हुआ है कि देखिए अगर भारत पर आक्रमण, यानी कि भारत पर आक्रमण करने के बारे में भी एक कंडीशन रखी गई थी कि अगर भारत पर आक्रमण करना है तो सड़क या भूमार्ग से भारत के ऊपर आक्रमण किया जाएगा। अब अगर देखिए ये स्थल मार्ग से आक्रमण करने की बात हो रही है यहाँ पर, तो आक्रमण कहाँ से होगा, यानी कि अफगानिस्तान वाले क्षेत्र से होगा। ठीक है, अफगानिस्तान, पंजाब, ये फिर उसके बाद ये भारत का क्षेत्र जहाँ पर कि अंग्रेज है, या फिर अफगानिस्तान हो गया, उसके बाद सिंध होते हुए कहाँ से, गुजरात वगैरह की तरफ से एंट्री करते हुए इस टाइप से आक्रमण होगा। तो ये देखिए जो संधि हुई है इससे क्या है, जो अंग्रेज है ये काफ़ी भयभीत हो चुके हैं।
तो अब अंग्रेज क्या चाहते हैं, देखिए रूस से निपटना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि भाई रूस जैसे भारत पर हमला करे तो उसके रास्ते में वो बाधा उत्पन्न करना चाहते हैं। ये और किसी राज्य को बीच के अंदर तैयार करना चाहते हैं कि ताकि रूस वगैरह ये आक्रमण करे तो क्या करे, अन्य राज्य उनको बीच के अंदर ही रोक ले। तो इसके लिए देखिए जो अंग्रेज है यहाँ पर पंजाब और सिंध की मदद लेना चाहते हैं, ठीक है। और वो चाहते हैं कि अगर रूस आक्रमण करता है तो उसको अफगानिस्तान वाले क्षेत्र के अंदर ही रोक दिया जाए। एक मिनट आप यहाँ देखिए, तो देखिए यहाँ पर जैसे ये रसिया का क्षेत्र है, यहाँ पर जैसे अफगानिस्तान हो गया, अफगानिस्तान है उसके ऊपर ही रसिया है, यहाँ पर समझ लीजिए आप रसिया है। अगर रसिया आक्रमण करता है तो देखिए किस प्रकार से आक्रमण होगा। यहाँ तो जैसे हिमालय होगा, यहाँ से तो आ नहीं सकते, तो यहाँ से होते हुए अफगानिस्तान पंजाब से होते हुए यहाँ से एंट्री होगी, या फिर अफगानिस्तान सिंध से होते हुए गुजरात वगैरह यहाँ से एंट्री करेंगे। तो अंग्रेज क्या चाहते हैं कि इस रूस के आक्रमण को रोकने के लिए, या फिर कह सकते हैं कि भाई नेपोलियन का भी खतरा था, नेपोलियन भी यहाँ से आक्रमण कर सकता था, तो उसके चलते क्या था, ये पंजाब और ये जो सिंध है इनसे मित्रता करना चाहते हैं अंग्रेज, ठीक है, इनसे संधि करना चाहते हैं, ताकि अगर कभी भविष्य में आक्रमण होता है तो पंजाब प्लस सिंध प्लस अंग्रेज मिलकर क्या करेंगे, आक्रमण को यहीं से रोक देंगे। तो इसी के चलते देखिए क्या हुआ था, 1809 ईस्वी की हम बात कर रहे हैं। 1809 ईस्वी के अंदर इन अंग्रेजों ने क्या किया, सिंध के साथ संधि की थी। और 1809 ईस्वी में ही देखिए जो पंजाब का शासक था, जिसका कि क्या नाम था, महाराजा रणजीत सिंह था, तो महाराजा रणजीत सिंह के साथ भी इस प्रकार की संधि की गई थी। तो ये संधि किस लिए की गई थी आप समझ गए हैं, क्योंकि रूस या फिर आप कह सकते हैं कि नेपोलियन के आक्रमण का खतरा भारत के ऊपर मंडरा रहा था। आपको पता है कि 1799 ईस्वी में जो टीपू सुल्तान के साथ मैसूर युद्ध हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया था, तो टीपू सुल्तान ने भी नेपोलियन से संपर्क स्थापित करने का काफ़ी प्रयास किया था। अगर टीपू सुल्तान जिंदा रहता तो देखिए जो ये नेपोलियन है निश्चित रूप से क्या कर सकता था, भारत के ऊपर आक्रमण करना चाहता था। तो अंग्रेज देखिए इससे काफ़ी भयभीत थे रूस और ये इसके आक्रमण से नेपोलियन के। तो इन्होंने क्या किया, रूस के और भारत के मार्ग के बीच में बाधा उत्पन्न करने के लिए क्या किया, पंजाब और सिंध के साथ 1809 ईस्वी में संधि कर ली, ठीक है, ताकि अफगानिस्तान के रास्ते वहाँ को उसको रोका जा सके। इसके बाद देखिए हम बात करते हैं लॉर्ड मिंटो की। तो उसके बाद तो आपको पता है कि क्या हुआ था, जो ये देखिए नेपोलियन है, जिसका कि यहाँ पर डर था अंग्रेजों को। 1815 ईस्वी में क्या हुआ कि जो नेपोलियन है, एक देखिए वाटरलू का युद्ध हुआ था, इसके अंदर नेपोलियन पराजित हो गया था। इसके बाद क्या हुआ था, इसको बंदी बना लिया गया। और देखिए जो अटलांटिक ओशियन है वहाँ पर एक द्वीप है जिसका क्या नाम है, सेंट हेलेना द्वीप है, वहाँ पर उसको निर्वासित कर दिया गया था। तो 1815 ईस्वी में क्या हुआ कि देखिए ये जो डर था नेपोलियन का या रूस आक्रमण का, ये समाप्त हो गया था कुछ समय के लिए। तो देखिए अभी बात कर रहे हैं जो 1809 ईस्वी में जो अंग्रेजों ने संधि की थी, किसके साथ, एक तो पंजाब के साथ की थी महाराजा रणजीत सिंह के साथ, दूसरी संधि किसके साथ की थी, सिंध के साथ की थी। तो इस संधि को हम किस नाम से जानते हैं, इसको शाश्वत मित्रता की संधि कहा जाता है। इसके अंदर क्या था कि देखिए जो सिंध प्रांत हो गया, सिंध हो गया, और भारत का जो ईस्ट इंडिया कंपनी का गुजरात और ये राजस्थान वाला क्षेत्र, ये जो टच हो रहा है, यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर देखिए इनकी स्पष्ट सीमाएं निर्धारित कर दी गई कि ये सीमाएं सिंध की है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की हो गई। किसी भी प्रकार का यहाँ पर कोई भी विवाद दोनों के बीच में नहीं है। तो इस प्रकार से ये संधि कर ली गई। इसके अंदर और देखिए एक कंडीशन क्या डाली गई कि फ्रांसीसियों को सिंध के अंदर बसने की अनुमति नहीं होगी अब से। क्यों नहीं होगी, क्योंकि देखिए जो आक्रमण का खतरा है नेपोलियन का, तो नेपोलियन फ्रांसीसी हो गया, तो फ्रांसीसियों से काफ़ी भयभीत थे। ये आपने देखिए पढ़ा भी था, जो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसके अंदर क्या था कि देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था कि जो माहे वाला क्षेत्र है मैसूर का, वहाँ पर जो फ्रांसीसी बस्ती है उसके ऊपर आक्रमण किया था। क्योंकि जैसे कि देखिए जो अमेरिका है वो भी फ्रांसीसियों की मदद से क्या हो गया था, आज़ाद हो गया था। तो ये जो अंग्रेज है ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि जो फ्रांसीसी है वो कहीं ऐसे क्षेत्र में रहे, कहीं ऐसी योजना ना बना ले भारतीयों के साथ मिलकर कि भाई हमारे लिए एक बड़ा खतरा बन जाए। तो ये क्या करना चाहते हैं, फ्रांसीसियों को हर जगह से खदेड़ना चाहते हैं भारत वाले क्षेत्र से। तो इसी के चलते इन्होंने जो शाश्वत मित्रता की संधि है, इसके अंदर एक कंडीशन ये डाली कि जो फ्रांसीसी है उनको सिंध के अंदर बसने की अनुमति प्रदान नहीं की गई, ठीक है, उनको यहाँ से भगाने की योजना है। तो ये अभी मैंने आपको बताया कि 1815 ईस्वी में क्या हुआ, वाटरलू का युद्ध हुआ, जिसके अंदर नेपोलियन पराजित हो गया और उसको निर्वासित कर दिया गया। तो उसके बाद जो ये युद्ध का खतरा था यूरोप और नेपोलियन का, ये
रूस और नेपोलियन का वो टल गया। उसके बाद देखिए स्थिति जो है वो फिर से नॉर्मल हो गई। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका ध्यान अभी जो है वो मराठाओं की तरफ हो गया। अब आपको पता है कि जो मराठों के बीच में क्या युद्ध का प्रारंभ हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए 1818 ईस्वी तक यहाँ पर क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो मराठा महासंघ है उसको पूरी तरह से पराजित कर दिया। मराठा महासंघ को पराजित कर दिया और मराठा महासंघ के अंदर जितने भी छोटे छोटे सरदार थे सबको पराजित करने के बाद उनके साथ सहायक संधियां कर ली गई और पूरी तरह से जो मराठा नाम की शक्ति है भारत के अंदर से वो समाप्त हो गई। इसके बाद देखिए ये जो संधि की गई थी 1809 ईस्वी में सिंध के साथ, सिंध और पंजाब के साथ जो ये संधि की गई थी शाश्वत मित्रता की संधि, इसके अंदर देखिए दोबारा से संशोधन किया गया। क्यों किया गया कि यहाँ पर देखिए मराठाओं से जो भी क्षेत्र जीता है, अभी मैंने आपको मैप दिखाया था कि जो सिंध प्रांत हो गया, जैसे ये सिंध है तो इसकी सीमाएं किसके साथ लगती है, गुजरात के साथ लगती है और कुछ राजस्थान के साथ। तो देखिए जो गुजरात वाला जैसे क्षेत्र था तो ये मराठाओं के अंडर में ही था उस समय काल में। तो जब मराठाओं को पराजित कर दिया गया तो ये सीमाओं में फिर से संशोधन करने के लिए क्या किया गया, जो 1809 ईस्वी में जो संधि हुई थी सिंध के साथ उसको दोबारा से उसके अंदर संशोधन किया गया। तो देखिए अब यहाँ पर क्या है, ठीक ठाक चल रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि देखिए 1828 ईस्वी से लेकर 1835 ईस्वी तक भारत के अंदर एक गवर्नर जनरल बन के आता है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक, इसका कार्यकाल क्या रहा 1828 ईस्वी से लेकर 1835 ईस्वी तक। अब इसने क्या किया, देखिए यहाँ पर सिंध के साथ इसने संधि की। तो संधि से पहले यहाँ पर संधि कब की थी, 1832 ईस्वी की बात है ये। 1832 ईस्वी में सिंध के साथ संधि की थी। लेकिन उससे पहले देखिए जो पंजाब का शासक है महाराणा रंजीत सिंह और उसके अलावा जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है वो मिलते हैं पंजाब के अंदर। पंजाब के अंदर रोपड़ नाम की जगह है, वहाँ पर लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वो महाराजा रंजीत सिंह के साथ मिलता है। तो रंजीत सिंह जो है वो देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक से कहता है क्यों ना हम जो ये सिंध प्रांत है इसको जीत लेते हैं और जीतने के बाद क्या करते हैं, इसको आपस में हम बंटवारा कर लेंगे सिंध प्रांत का। लेकिन जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है उसने क्या किया, इस संधि ये भाई राजा रंजीत सिंह की ये बात मानने से इनकार कर दिया। उसके बाद देखिए अगले साल 1832 ईस्वी में जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है वो क्या कर रहा है, सिंध के साथ संधि कर रहा है। सिंध के अंदर यानी कि अब देखिए अंग्रेज जो है वो धीरे धीरे अब अपना प्रवेश करना प्रारंभ करेंगे और किस प्रकार से यहाँ पर हस्तक्षेप करेंगे। सिंध प्रांत जो है देखिए वो काफ़ी कमज़ोर प्रांत है, इस समय के अंदर काफ़ी कोई शक्तिशाली प्रांत नहीं है। और सिंध प्रांत का देखिए पड़ोसी मैंने आपको बताया, जैसे सिंध है तो ऊपर ही कौन है, पंजाब है। पंजाब के अंदर एक शक्तिशाली शासक है इस समय के अंदर, महाराजा रंजीत सिंह। तो महाराजा रंजीत सिंह की भी पूरी पूरी आंख है किसके ऊपर, सिंध प्रांत के ऊपर, जीतना चाहता है इसको। और जो अंग्रेज है उनका भी देखिए पूरा पूरा ये है कि भाई हम इसको सिंध को जीत लें। तो यहाँ पर बीच में देखिए जो पंजाब अगर आक्रमण करता है सिंध पर तो इसके हमलों को कौन, अंग्रेज जो है वो बीच बीच में असफल कर दिया करते थे, जिसकी वजह से ये पंजाब भी यहाँ पर अपना अधिकार नहीं जमा पाया। अब यहाँ पर देखिए 1832 ईस्वी के अंदर जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है वो क्या करता है, यहाँ पर सिंध के साथ संधि करता है। अब संधि के अंदर देखिए क्या क्या बात की गई यहाँ पर, यानी कि कह लीजिए आप सिंध प्रांत कमजोर था, जबरदस्ती उसे संधि कर ली गई। यानी कि ये भय दिखा दिया गया होगा कि पंजाब तुम पर आक्रमण कर सकता है, अगर हमारे साथ संधि रखोगे तो हम क्या करेंगे, अगर पंजाब तुम पर हमला करता है तो हम बीच में हस्तक्षेप करेंगे, ठीक है, आपकी तरफ से युद्ध लड़ेंगे। तो इस प्रकार की एक प्रलोभन देकर क्या किया गया, सिंध के साथ संधि कर ली गई। तो प्रारंभ में काफ़ी कठोर प्रकार की संधि नहीं की गई। देखिए किस प्रकार की संधि की गई, संधि के अंदर कंडीशन रखी गई कि यहाँ पर सिर्फ यात्री, यानी कि जैसे भाई कोई घूमने के लिए जा रहा है, यूरोपियन अगर कोई सिंध के अंदर घूमने के लिए जाता है तो सिर्फ यात्री और जो व्यापारी है उनको क्या है, यहाँ पर सिंध के अंदर आवागमन की सुविधा प्राप्त होगी। अगर देखिए कोई सैनिक या फिर सैन्य सामग्री या फिर कोई युद्ध के जहाज, युद्ध का कोई बेड़ा अगर सिंधु नदी से निकलता है अगर, या फिर वहाँ से कोई सिंध प्रांत से निकलता है तो उनका क्या होगा, जो आवागमन है वो पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। यहाँ पर इस प्रकार का कोई काम नहीं किया जाएगा, ठीक है, युद्ध से संबंधित कोई काम नहीं, बाकी नॉर्मल यात्री या फिर व्यापारी जो है वो सिंध के अंदर आ सकते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे अंग्रेज क्या है, सिर्फ वहाँ पर प्रवेश चाहते हैं कि भाई किसी तरीके से प्रवेश हो जाए, उसके बाद ये सब चीज़ें तो देखी जाएगी, ये हो गया। इसके अलावा ये कंडीशन भी रखी कि अगर अंग्रेजों के अलावा कोई अन्य यूरोपियन यहाँ पर आता है तो उसको क्या करना होगा, पहले पासपोर्ट लेना होगा, उसके बाद यहाँ पर आएंगे। अंग्रेज तो कैसे खुल्लम खुल्ला आएंगे, लेकिन अगर कोई अन्य यूरोपियन आता है तो उनको पासपोर्ट लेना होगा।
तो इस प्रकार से संधि कर ली और यहाँ पर क्या किया, अपना जो व्यापार वगैरह है वो अंग्रेजों ने प्रारंभ कर दिया। तो यहाँ पर देखिए, जब व्यापार के लिए यहाँ पर कोई अन्य देशों के जैसे जहाज वगैरह आया करते थे, तो उनसे जैसे सिंध जब टोल वगैरह लिया करता था, टोल टैक्स वगैरह जहाज़ों से, तो क्या किया करते थे, अंग्रेज उनमें से अपना कुछ हिस्सा ले लिया करते थे। ठीक है, यानी कि उनको आर्थिक रूप से क्षति पहुंचाने भी प्रारंभ कर दी। उनसे उनका जो जैसे आय का प्रमुख स्रोत था, ये टोल वगैरह लेते थे जहाज़ों से, तो अंग्रेज अपना हस्तक्षेप उसके अंदर भी करते थे और वहाँ से भी कुछ हिस्सा अपना ले लिया करते थे। तो ये क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे सिंध प्रांत को कमज़ोर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब चल रहा है। उसके बाद देखिए क्या हुआ कि भारत के अंदर एक गवर्नर जनरल बनता है, कौन, लॉर्ड ऑकलैंड बनता है। इसका अगर कार्यकाल की बात करें तो 1736 ईस्वी से लेकर 1742 ईस्वी तक ये क्या रहा, भारत का गवर्नर जनरल रहा। तो 1836 ईस्वी की बात है, इसने क्या किया था कि ये इनके साथ संधि की थी दोबारा से। ये जो सिंध प्रांत है इसके साथ दोबारा से संधि की थी, और ये जो संधि 1832 में हुई थी, यहाँ पर कुछ संशोधन भी किए थे। और यहाँ पर जो सिंध है उसके दरबार में क्या किया गया था, एक जो अंग्रेज रेजिडेंट था वो भी यहाँ पर छोड़ दिया गया था। ठीक है, तो जो अंग्रेज रेजिडेंट था वो क्या करता था यहाँ पर, अब उसने अपना हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। जो भी राज्य की विदेश नीति होती थी या बाहर के जो अन्य राज्यों से क्या चल रहा है क्या नहीं, तो ये सब जो खबरें हैं वो क्या है, जो गवर्नर जनरल है उसके पास तक पहुंचती रहा करती थी। तो ये उसने सब कर दिया यहाँ पर। उसके बाद देखिए 1839 ईस्वी से लेकर 1842 ईस्वी तक जो अंग्रेज अफगान युद्ध है वो प्रारंभ हो गया। तो यहाँ पर देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि अंग्रेज रेजिडेंट यहाँ पर नियुक्त कर दिया गया था। 1838 में एक संधि की गई थी। तो यहाँ पर देखिए जो ये फिर से वही प्रलोभन दिया गया था, क्या, सिखों से सुरक्षा के लिए। ठीक है, जो सिख थे, महाराजा रंजीत सिंह थे, उनसे उनसे सुरक्षा के नाम पर क्या था, यहाँ पर अंग्रेजी जो रेजिडेंट थे वो नियुक्त कर दिया गया था और यहाँ पर संधि की गई थी। तो इसका देखिए संधि का काफ़ी दुष्प्रभाव बाद में पड़ेगा। तो यहाँ पर जो अंग्रेज अफगान युद्ध है वो प्रारंभ हो चुका है 1839 ईस्वी से लेकर 1842 ईस्वी में। तो देखिए, अगर थोड़ा मैं आपको बताऊं कि जो अफगान युद्ध था ये किस प्रकार से हुआ था, कि यहाँ पर देखिए जो शासक था, जो अफगानिस्तान का शासक था, दुरानी वंश का जो शासक था वो कौन था, शाह शुजा था। तो शाह शुजा को बाद में देखिए सत्ता विहीन यहाँ पर कर दिया गया, किसी अन्य व्यक्ति ने यहाँ पर शासन अपना जमा लिया था। तो यहाँ पर उसको दोबारा से उसको शासित करने के लिए, स्थापित करने के लिए ही ये युद्ध लड़ा गया था अंग्रेज और अफगानिस्तान के बीच में। बाद में इस युद्ध के अंदर क्या था कि जो शाह शुजा है उसको फिर से शासक यहाँ पर नियुक्त कर दिया गया। तो ये सब इसके अंदर हुआ था। तो 1839 ईस्वी में ये अफगान अंग्रेज युद्ध प्रारंभ हो चुका है। तो इस युद्ध के दौरान क्या किया गया कि जो सिंध प्रांत है यहाँ से देखिए अंग्रेजी सेना यहाँ से अफगानिस्तान को जाती है। अब अफगानिस्तान के लिए यहाँ से सेना जाती है, यहाँ से युद्ध पोत वगैरह भी जाते हैं। तो देखिए जो सिंध है उसने क्या आरोप लगाया, अंग्रेज सिंध से क्या ले गए, सशस्त्र यहाँ से सेना ले गए। तो सिंध ने आरोप लगाया कि अंग्रेजों ने क्या किया है, जो 1832 की जो ये संधि हुई थी हमारे बीच में, जो अभी हमने पढ़ा है, यहाँ पर क्या था, केवल व्यापारियों को देखिए ये सुविधा दी गई थी। ठीक है, व्यापारी और टूरिस्ट के लिए, और कहा गया था कि किसी भी प्रकार की कोई सैन्य सामग्री या फिर सैनिक यहाँ से नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, 1839 ईस्वी में यहाँ से सेनाएं यहाँ से जा रही है। तो सिंध ने यहाँ पर क्या किया, आरोप लगाया सेना इस संधि के उल्लंघन का। ठीक है, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, इनको काफ़ी भयभीत किया, इनको भयभीत किया अफगानिस्तान से युद्ध के नाम पर। उसके अलावा इन्होंने कहा कि भाई हम पंजाब को प्रेरित करेंगे कि सिंध के ऊपर आक्रमण करे। तो इस प्रकार से इनको डरा धमका कर क्या किया, ऑकलैंड ने इनके साथ सहायक संधि इनको स्वीकार करवा ली। सहायक संधि के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि भाई क्या क्या कंडीशन हुआ करती थी इसके अंदर। तो उसी अनुसार इन्होंने क्या किया कि देखिए यहाँ पर अंग्रेजी सेना एक नियुक्त कर दी गई। ठीक है, सिंध के अंदर एक अंग्रेजी सेना नियुक्त कर दी गई और अंग्रेजों ने 3 लाख रुपया वार्षिक लेना प्रारंभ कर दिया सिंध से। क्यों, सेना के मेंटेनेंस के नाम से। उसके अलावा कोई अन्य खर्चे जो सेनाओं पर किए जा रहे हैं, तो उन खर्चों की पूर्ति के लिए क्या किया गया, कंपनी को शिकारपुर और जो बकरपुर का क्षेत्र है, जो कि सिंध का कुछ क्षेत्र है, वो अंग्रेजों को दे दिए गए। अंग्रेज क्या करते थे, यहाँ से राजस्व वसूली करते थे। उसके अलावा सिंध पर ये एक कंडीशन भी थोप दी गई कि जो सिंध है वो क्या करेगा, किसी भी अन्य बाहरी राज्य से किसी भी प्रकार की कोई संधि नहीं करेगा। ठीक है, बिना अंग्रेजों की अनुमति से कोई संधि नहीं करेगा। तो ये सब शर्तें क्या है, इस पर थोप दी गई।
उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो ये युद्ध चल रहा था, जो अफगान युद्ध, अंग्रेज अफगान युद्ध था, इसके अंदर क्या हुआ, शाह शुजा जो है उसको दोबारा से शासक बना दिया गया। दुरानी वंश का शासक था, अहमद शाह अब्दाली का जो वंशज था ये, ठीक है। तो मैंने आपको प्रारंभ में बताया था कि जो सिंध है वो क्या किया करता था, जो दुरानी वंश है उसको क्या दिया करता था, पैसे वगैरह राजस्व दिया करता था अपना, ठीक है, कर वगैरह दिया करता था। तो शाह शुजा को जब देखिए वहाँ से सत्ता विहीन कर दिया गया था अफगानिस्तान से, तो इन्होंने क्या किया, सिंध ने उसको कर देना यानी कि बंद कर दिया था। तो काफ़ी सालों तक ये सत्ता विहीन रहा था शाह शुजा, 30 सालों तक लगभग। तो 30 सालों तक जो सिंध है उसने किसी भी प्रकार का कोई कर या राजस्व अफगानिस्तान को नहीं दिया था। अब जैसे ही इसको सत्ता पर स्थापित किया गया शाह शुजा को, तो देखिए यहाँ पर ये फिर से यही बात उठी कि भाई 30 सालों से कोई कर नहीं दिया है, तो वो कर इकट्ठा लेने की यानी कि मांग उठी अफगानिस्तान की तरफ से। अब पता नहीं अफगानिस्तान ने उठाई या नहीं, या अंग्रेजों का ही बीच में कोई देखिए इसके अंदर कोई योजना थी, यानी कि क्या कहा गया, इकट्ठा कर मांगा गया सिंध से। तो सिंध ऐसा कोई देने की हालत में नहीं था, तो अंग्रेजों ने कहा कि भाई हम आपकी क्या करेंगे, बीच में मध्यस्थता करवा सकते हैं, बीच में सेटलमेंट करवा सकते हैं। तो इसके एवज में क्या किया गया, अंग्रेजों ने एक भारी भरकम रकम क्या है सिंध से ले ली, और बाद में जो अफगानिस्तान उसने क्या किया, अपना जो कर था ये इतने सालों से नहीं दिया था उसको माफ़ कर दिया। ठीक है, इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो सिंध है वो किस प्रकार से धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा है। ठीक है, उसको बुरी तरह से चूस रहे हैं अंग्रेज। यहाँ पर देखिए पैसा ले लिया, उसके अलावा ये सहायक संधि थोप दी गई ज़बरदस्ती, यहाँ पर काफ़ी पैसा लिया जा रहा है। ठीक है, और अन्य राज्यों से भी वो कोई संधि नहीं कर सकते। सिंध जो है वो धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है, उसको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। उसके बाद देखिए एक नया यहाँ पर भारत के अंदर गवर्नर जनरल आया, जिसका क्या नाम था, लॉर्ड एलन था। तो लॉर्ड एलन ने क्या किया, एक नेपियन, चार्ल्स नेपियन नाम का व्यक्ति था, उसको क्या किया, यहाँ पर अपना रेजिडेंट नियुक्त कर दिया सिंध के अंदर। तो इसको जैसे ही रेजिडेंट यहाँ पर नियुक्त किया गया, तो इसने देखिए कई प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाने प्रारंभ कर दिए सिंध के ऊपर नेपियर ने। तो ये करने के बाद नतीजा क्या निकला कि जो लॉर्ड एलन है उसने इन पर संधि का उल्लंघन का आरोप लगाया सिंध के साथ, कि भाई तुम हमारी संधि का उल्लंघन कर रहे हो। गलत सलत आरोप लगाया कि विदेशी राज्यों के साथ तुम संधि कर रहे हो, जबकि ऐसा करने के लिए मना किया गया था। तुम जो है अन्य विदेशी राज्यों के साथ मिलकर हमारे खिलाफ हमले की योजना बना रहे हो। इस प्रकार के इनके ऊपर उल जुलूल के क्या किए गए, आरोप लगाए गए, और सजा के तौर पर जो सिंध प्रांत है उसके महत्वपूर्ण क्षेत्र को छीन लिया गया, उसको बुरी तरह से कमज़ोर बना दिया गया। उसके अलावा देखिए जो सिंधु नदी थी, जो कि सिंध प्रांत की महत्वपूर्ण नदी थी, यहाँ पर अंग्रेजों ने क्या है, स्टीमर्स वगैरह चलाए थे। ठीक है, जो छोटी छोटी नौकाएं होती है पानी की, वो स्टीमर चलाए थे। तो उनकी तेल आपूर्ति के लिए किसको निर्धारित किया गया, एक तो इनके क्षेत्र छीन छीन लिए, उसके अलावा सिंध को कहा गया कि जो भी स्टीमर यहाँ पर चलते हैं ब्रिटिश कंपनी के, उनको तेल मुहैया करवाना भी किसकी जिम्मेदारी है, सिंध प्रांत की है। ठीक है, वो उनको पूरी तरह से आर्थिक रूप से कमज़ोर करना चाहते हैं। उसके अलावा ये भी कहा गया कि सिंध प्रांत के ऊपर, सिंध प्रांत के पास जो सिक्के ढालने का अधिकार है, जो अपनी मुद्राएं चलाने का अधिकार है, वो भी समाप्त कर दिया गया। कहा गया कि यहाँ पर क्या चलेगी, ब्रिटिश मुद्राएं चलेगी, जो उनकी लोकल मुद्राएं थी उनको पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। तो देखिए किस प्रकार से आर्थिक रूप से कमज़ोर हो रहे हैं। ठीक है, इनके पास आय का कोई स्रोत नहीं है, ऊपर से नाव के अंदर भी क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पर तेल डलवा रहे हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण क्षेत्र छीन लिए हैं, राजस्व का कोई तरीका नहीं है। इसके चलते क्या हुआ कि जो सिंध प्रांत है वो अंत में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। तो देखिए बाद में अंग्रेजों ने बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। इन अमीरों के बीच में कोई आपसी उत्तराधिकार का मामला रहा होगा, तो उसके अंदर भी क्या हुआ, अंग्रेजों ने अपनी टांग अड़ानी शुरू कर दी। तो ये सब जो है अमीर देखिए अब तक सहन कर रहे थे बुरी तरह, किसी भी प्रकार की कोई शक्ति इनके पास नहीं है। लेकिन जब इन्होंने उत्तराधिकार के मामले में अपना पैर अड़ाया, तो अमीरों ने इस चीज़ का विद्रोह किया। उन्होंने दोबारा से संगठित होकर क्या किया, अंग्रेजों के खिलाफ एक छोटा सा युद्ध लड़ा, जिसके अंदर की नतीजा क्या हुआ, सिंध के पास किसी प्रकार की कोई शक्ति नहीं है, सिंध को बुरी तरह से पराजित कर दिया गया। 1843 ईस्वी की घटना है। ठीक है, सिंध को बुरी तरह से पराजित कर दिया गया। जो भी अमीर युद्ध लड़ रहे थे उनको बंदी बना लिया गया, और क्या किया गया, निर्वासित कर दिया गया, दूर भेज दिया गया, कहीं कहीं ये दोबारा इकट्ठे ना हो जाएं, कहीं इकट्ठा होकर दोबारा से विद्रोह ना कर दें, तो निर्वासित कर दिया उनको। तो इस तरह से आपने देखा कि जो सिंध है वो पूरी तरह से क्या है, ब्रिटिश राज के अंदर, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सत्ता थी उसके अंदर पूरी तरह से शामिल हो गया। ठीक है,
और देखिए इसको जीतने के बाद सिंध का पहला जो गवर्नर बनाया गया वो किसको बनाया गया, चार्ल्स नेपियर को यहाँ पर पहला गवर्नर बना दिया गया। तो ये आपने देखा कि किस प्रकार से जो सिंध प्रांत है इसको ब्रिटिश सत्ता के अंतर्गत पूरा मिला लिया गया था। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी क्लास जो कि हमने पढ़ी थी अंग्रेजों की सिंध विजय के बारे में। कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं पंजाब और अंग्रेज के जो संघर्ष हुआ था अंग्रेजों के बीच में उसके बारे में। तो आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।